एक छोटा सा सवाल सिद्धार्थ जी आपसे भी होगा, केशव जी आपसे भी होगा। हमने देखा एमजीआर को 77-80 के दौर में सफलता मिली, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी सरकार बना के आई। उसके बाद उनकी पार्टी से जयललिता आगे बढ़ी। एमजीआर की मौत के बाद उनके पास एक बनी बनाई पार्टी थी, उस पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो भी कई बार सत्ता में रही। लेकिन एमजीआर के बाद सर बहुत सारे और अभिनेता जो हैं वो राजनीति में आए। कैप्टन विजयकांत आए, उन्होंने बनाई थी, उनको सफलता नहीं मिली। कमल हासन ने पार्टी बनाई, उनको सफलता नहीं मिली। रजनीकांत ने ऐलान किया लेकिन वो राजनीति में कूदने से बच गए। उन्होंने आखिरी मौके पर स्वास्थ्य का हवाला दिया, जो कुछ कहा कि वो नहीं उतरेंगे। लेकिन विजय ने बनाई, विजय को सफलता मिल गई। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है सिद्धार्थ जी और केशव जी, आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजनीकांत ने राजनीति में उतरना तब चाहा जब वो अपने पीक के दौर से चले गए थे। विजय अपनी फिल्मों के पीक के दौर पर है करियर में, इसी वक्त ही वो राजनीति में उतर आए। अगर आप देखें तो रजनीकांत अपने सिर्फ करियर के पीक से उतरना, मैं कहूंगा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनकी फिल्में आज भी उतनी अटेंशन गेन करती हैं जितना पहले करती थी। इनफैक्ट जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तो अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में सरकारी हॉलीडे हो जाता है। हालांकि कमल हासन की जो पार्टी थी पक्काली, उसका वो कमल हासन तब आए जब उनकी एक पॉपुलैरिटी जो है एकदम निचले स्तर पर थी उस जमाने में या उस दौर में। मतलब रजनीकांत पे बात लागू नहीं होती, ये वाली कमल हासन पर लागू नहीं होती। पर रजनीकांत के साथ दूसरा कारण ये लागू होता है कि उनमें एक एंग्री यंग मैन वाला फैक्टर जो है वो पूरी तरह से मिसिंग दिखता है। क्योंकि जो नई जनरेशन है वो भले ही एज अ स्टार उनकी फैन हो, पर उनमें एक एंग्री यंग मैन का जो तड़का है वो उनमें नहीं दिखता था। रही बात कमल हासन की, वो दिखते यंग हैं और तुलनात्मक रूप से रजनीकांत से यंग भी हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत देख भी लिया। लेकिन उनकी लोकप्रियता रजनीकांत या विजय के समकक्ष नहीं हो पाई। विजय जो है अभी किसी भी टाइप की फिल्म कर लें, शुरू का अगर विजय का करियर देखें तो बहुत सारी उन्होंने फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन एक बार उनका जो हिट होना शुरू हुआ और वो ग्राफ कभी ऐसा भी नहीं कि हल्का सा लाइट पड़ा हो, हमेशा ब्राइट ही रहा है। और अपनी जैसे आज के दौर में हम देखें तो सलमान या शाहरुख की फिल्में हैं, उनको भी चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विजय उनसे थोड़े बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है अपनी फिल्मों को लेकर। साथ ही साथ रजनीकांत और कमल हासन ने कुछ चीजें नहीं की या कुछ चीजें उनके दौर में नहीं थी। वो है ये कि फैन बेस अपना क्रिएट करना और उसको क्लब्स में बदलना। करीब कहा ऐसा भी जाता है, करीब तमिलनाडु में 50,000 से ज्यादा विजय के फैन बेस हैं जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर। जब कोई बाढ़ आती है, कुछ मुसीबत आती है तो ये सारे फैन बेस जमीन पर जाकर काम करते हैं, उनके बीच में उतरकर लोगों की मदद करते हैं और विजय से इनको सपोर्ट भी मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और सिस्टमैटिक सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सारे फैन पेज हैं जो लगातार उनकी छवि को बड़ा चढ़ाकर दिखाना या महिमा मंडन करना या कहें उसको वायरल करना, ये सब काम किया। रजनीकांत और कमल हासन के पास ये दोनों ऑप्शन उस टाइम पर नहीं थे, या थे भी तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो एक बड़ा फैक्टर रहा। आज का जमाना जो है वो जेन जी जनरेशन का है और वो सोशल मीडिया से एक बहुत बड़ा नैरेटिव, डिजिटल जमाने में अपनी बात लोगों तक पहुंचाना आसान है, प्लस उससे नैरेटिव आप बहुत कम टाइम में आखिरी कोने तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए विजय के साथ ही फैक्टर रहा। दूसरा, यंगस्टर इनसे कनेक्ट करते हैं सो करते हैं, और जो अधिक उम्र के हैं, सीनियर सिटीजन एज के लोग हैं, वो भी विजय को काफी पसंद करते हैं। उनकी फिल्में उन तक भी पहुंचती हैं और उतनी ही लोकप्रियता उनकी उस आयु वर्ग में है। प्लस घोषणा ये फुल फ्लेजेडली आए हैं। रजनीकांत या कमल हासन ने ये नहीं कहा कि मैं राजनीति फिल्में छोड़ दूंगा, इन्होंने ऐलान किया। मतलब बैटमैन मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें एक सीन है कि जिसमें क्रिश्चियन बेल बार बार कुएं से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी बांधकर वो बाहर चढ़ते हैं। तो उन्होंने उस कोच से अपने पूछा कि मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं। तो बोलते हैं तुम्हारे अंदर डर नहीं है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन नहीं है और डेडिकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो बोलते हैं वो डर कैसे आएगा? तो बोलते हैं बिना रस्सी के जाओ। और जब क्रिश्चियन बेल बिना रस्सी के जाते हैं और वो कुएं से बाहर निकल जाते हैं। सेम सीन में यहां पर रिपीट होता हुआ देख रहा हूं कि विजय ने पहले ऐलान किया कि मैंने अपनी आखिरी मूवी बना दी है, रिलीज बाद में होगी, बिल्कुल, अब मैं पूरी तरह से जनसेवा में आना चाहता हूं। और इसने एक नैरेटिव, एक माहौल बनाया पूरे तमिलनाडु के अंदर कि ये फुल फ्लेजेडली आ रहे। ये उस तरह के नहीं है कि स्टेप बैक कर लेंगे या आधा इधर रहेंगे आधा उधर रहेंगे, वो वाला नहीं था।
तो इस चीज ने विजय को भी एज अ डिसिप्लिन्ड लीडर बनाया है और उनको फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने में काफी मदद की है, और यही कारण है कि विजय ऐसे नतीजे दे पाए। और मुझे लगता है कि इससे और बेहतर जवाब केशव जी दे पाएंगे। बिल्कुल, केशव जी के पास चलते हैं इस आखिरी सवाल को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं भी अपनी कुछ बात जोड़ना चाहता हूं। केशव जी, मैं तमिल राजनीति को कवर करने वाले एक पत्रकार को पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा था कि रजनीकांत के पास भी मौका था विजय वाला। रजनीकांत असल में विजय से भी बड़े सुपरस्टार थे तमिल फिल्मों के, लेकिन वो मौका था उनके पास 90 के दशक में, जब उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। लेकिन रजनीकांत उस वक्त उन्होंने राजनीति में आना चुना नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक और गलती की है, रजनीकांत कभी भी अपनी एक राजनीतिक धारा बना नहीं पाए। वो बीजेपी के भी करीबी बने रहे, हमेशा योगी जी के पैर छू लेते हैं, राम मंदिर के शुभारंभ में भी जाते हैं, और इसके अलावा उनका एआईएडीएमके से भी अच्छा संबंध रहा। लेकिन विजय ने अपनी राजनीतिक धारा पहले ही बता दी कि देखो, वैचारिक तौर पर मैं बीजेपी का विरोधी हूं, मुझे स्टालिन की राजनीति पसंद नहीं है, मैं इनका राजनीतिक विरोधी हूं। आपको क्या फैक्ट नजर आता है, कभी रजनीकांत विजय क्यों नहीं बन पाए, उनको ऐसी राजनीतिक सफलता क्यों नहीं मिल पाई? बिल्कुल वैभव, मैं जो बात कहना चाह रहा था, या मैं जो बात कहता, आपने वही बात ऑलरेडी कह दी है। देखिए, तमिलनाडु में जो सितारों की राजनीति रही है ना, वो कोई नई बात नहीं। हालांकि सिद्धार्थ ने जो कहा, मैं उससे बहुत सहमति नहीं रखता हूं कि विजय ने यह ऐलान कर दिया है कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें पसंद किया जा रहा हो। यह तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। उससे पसंद नहीं, उससे डिसिप्लिन की मैंने बात की थी। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको पसंद ही इसलिए किया जा रहा है कि वो फिल्मों से आए हैं। और एमजी रामचंद्रन ने तो कभी नहीं कहा था कि फिल्मों में काम करना छोड़ेंगे। जयललिता राजनीति में जब आई, हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन वो तब तक फिल्मों में काम कर रही थी। दक्षिण की राजनीति के लिए कोई बड़ा, और फॉर दैट मैटर किसी भी राजनीति के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि दक्षिण में तो ये ज्यादा दीवानगी है कि वो उनका नायक फिल्मों में भी काम करता है। नंबर, मैं 2-3 उदाहरणों के साथ अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले आते हैं रजनीकांत पर, उसके बाद कमल हसन की बात होगी। आपने विजयकांत का भी नाम लिया, फॉर दैट मैटर खुशबू सुंदर भी हैं, सीमन है जो एक अलग अपनी पार्टी चलाते हैं, वो भी फिल्मों से आए हुए हैं। लेकिन देखिए, विजयकांत, खुशबू सुंदर, सीमन ऐसे अभिनेता बहुतेरे हैं। वो टॉप ऑफ द लीग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार के कद वाले अभिनेता नहीं है। वो एमजीआर, एनटी रामाराव के कद वाले अभिनेता नहीं है। तो जब अगर आपके पास खुशबू सुंदर है, तो इनके पास भी उदयनिधि स्टालिन है। तो ऐसे नेताओं की मतलब भरमार है, उनकी कोई जरूरत इस तरह से ड्राइव करने के लिए नहीं है किसी भी पार्टी को। अब आते हैं रजनीकांत पर। यह कहना गलत है कि रजनीकांत ने वह मौका खो दिया। वो 90 के दौर में आते तो बड़ी जीत हासिल करते। 90 के दौर में रजनीकांत की जितनी पॉपुलैरिटी थी, उससे कई गुना ज्यादा पॉपुलैरिटी 2000-2010 के दशक में रजनीकांत की रही है। उनकी सबसे बड़ी हिट्स देखें तो 90 के दौर में नहीं आई है। उनकी सबसे बड़ी हिट्स कौन सी है? रोबो, इंदिरन, तमिल में जो इंदिरन के नाम से बनी है, वो है सबसे बड़ी हिट। वो तो 2000 के दशक में आई है, 2000 मेरे ख्याल से 2010 में आई है शायद वो फिल्म। और क्या इसकी वजह वो भी हो सकती है कि उस दौर में करुणानिधि जिंदा थे, जयललिता का अपना एक प्रभाव था, अभी वो स्पेस खाली हुआ है? नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि रजनीकांत अगर निर्भीक होकर राजनीति में आते तो वो एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित करते। तो ये जो 108 सीटें आप देख रहे हैं विजय की, वो 208 सीटें हो सकता है रजनीकांत की होती। लेकिन जो लोग लोकप्रियता की शिखर पर होते हैं, उन्हें लोकप्रियता खोने का भय होता है। जो बात आप कह रहे थे वैभव, कि कभी अन्ना द्रमुक के पास चले जाते हैं, कभी मोदी जी के पास चले जाते हैं। जैसे ही आप याद कीजिए कि 2020 में जो कोविड का समय था, उस समय में रजनीकांत ने ऐलान किया था कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। और जब आप राजनीति के मैदान में उतरेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका विरोध भी होगा। रजनीकांत के विरोध में सोशल मीडिया पर कुछ फैन पेज बन गए थे, मतलब कुछ पेज बन गए थे, और उनका विरोध शुरू हो गया। अब रजनीकांत डर गए। उन्हें लगा कि जो उनकी लोकप्रियता है एक अभिनेता के रूप में, नेता के रूप में, वो लोकप्रियता कम से कम एक साइड से वो खो देंगे। कोई आपका प्रशंसक होगा, राजनीति में कोई ना कोई विरोधी तो होगा ही। जबकि एंटायर तमिलनाडु, अक्रॉस द कम्युनिटीज, सब रजनीकांत के प्रशंसक ही हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, यह वन लाइनर पकाऊ जोक भी नहीं है।
सच में जब रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती है, लोग अपने फुटवेयर उतार के जाते हैं थिएटर में। इतनी बड़ी दीवानगी है रजनीकांत को लेकर के, लेकिन लोकप्रियता खोने का जो उनका भय था, वो उन्हें जो अन्य विचारधारा है उससे अलग दिखने का साहस नहीं दे पाया। इसीलिए रजनीकांत ने ऐलान किया और फिर उसको रिट्रैक्ट कर लिया। वो अपनी पार्टी बनाने का वादा करके पार्टी खत्म कर देते हैं बनने से पहले ही। एक बात ये हुई। इस कैलिबर का दूसरा अभिनेता जो राजनीति के मैदान में पिछले कुछ समय में आते हैं वो है कमल हासन। यह कहना भी गलत होगा कि कमल हासन क्लासिकल एक्टर रहे हैं तो इनकी ऐसी लोकप्रियता नहीं है। एमजीआर भी क्लासिकल एक्टर ही थे सर, वो जमाना दूसरा था। उनकी नहीं, कमल हासन को लेकर के आज तमिलनाडु में क्या आग्रह है? क्या उनको कमजोर अभिनेता माना जाता है? क्या उनकी फिल्में नहीं चलती हैं? सर लेकिन उतने बड़े भी तो नहीं है जितने विजय या फिर रजनीकांत। नहीं, रजनीकांत के समकक्ष है कमल हासन, विजय से तो कुछ खांचे ऊपर ही आते हैं। लेकिन देखिए, मैंने वैभव अगर आपको याद हो तो आज के इस सत्र के शुरुआत में ही मैंने ये बात कह दी थी, फिर से कहता हूं कि वो सारे बड़े अभिनेता, मैं विजयकांत की, सीमन की, खुशबू सुंदर की बात नहीं कह रहा, मैं टिपिकली कमल हासन और रजनीकांत की बात कर रहा हूं और विजय की बात कर रहा हूं। रजनीकांत की बात तो हो गई, कमल हासन भी और रजनीकांत भी फॉर दैट मैटर वो क्लैरिटी लेकर नहीं आए। रजनीकांत की बात तो खत्म हो गई, वो साहस नहीं जुटा पाए थोड़ी सी लोकप्रियता खोने का। अब कमल हासन राजनीति में आ भी जाते हैं तो वो डीएमके से अपनी निकटता दिखाते हैं। अब लोगों के सामने ये प्रश्न है कि वो जब कमल हासन ही डीएमके है तो डायरेक्ट डीएमके को ही क्यों न चुने। अब आते हैं बात विजय पर। विजय ने शुरुआत से ही एक क्लैरिटी रखी। वो क्लैरिटी ये थी कि मैं डीएमके का विरोधी हूं। दूसरी क्लैरिटी उन्होंने ये भी रखी कि मैं बीजेपी का भी विरोधी हूं, क्योंकि जैसे ही तमिलनाडु की जनता को यह लगेगा कि ये डीएमके का विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं तो उनके हार की पटकथा लिख दी जाएगी। इसलिए विजय ने, भले कांग्रेस विजय को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व मानती हो, लेकिन विजय ने बहुत बड़ी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मिले हुए गठबंधन के प्रस्ताव को नकार दिया। और इसकी वजह से केशव जी जो 10-12% अल्पसंख्यक वोटर हैं, ईसाई और मुस्लिम, उनका भी समर्थन एक तरफा मिला है विजय को। बिल्कुल, उस पर भी आता हूं। उससे पहले तो क्या हुआ कि बीजेपी विरोधी जो वोट है वो डीएमके से इनकी तरफ शिफ्ट हुआ। डीएमके से नाराजगी वाला वोटर जो है वो भी इनकी तरफ शिफ्ट हुआ, विजय की तरफ। अब आते हैं, विजय ने तमिलनाडु में एक नया नियो वोटर ग्रुप क्रिएट किया है। वो है CDA। सी मतलब क्रिश्चियन, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक। अगर इनकी बीजेपी से निकटता दिखती तो अल्पसंख्यक वोट तो किसी हालत में नहीं मिलते और तमिलनाडु में बहुसंख्यक वोट भी नहीं मिलते। डी दलित, डीएमके में जो डी फैक्टर है, दलित फैक्टर, उनको वर्षों तक सत्ता में बनाए रखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दलितों के उत्पीड़न की जो कहानियां सामने आ रही थी, एक नाराजगी थी जिसका लाभ इन्हें मिला। और एक बात मैं बहुत जोखिम लेकर आपके शो में बोल रहा हूं, वो ये है कि तमिलनाडु की डेमोग्राफी बदली है। मिशनरी जो वहां पर सक्रिय है उसके कारण छोटा ही सही एक वोट बैंक बना है जी, वो है क्रिश्चियन वोट बैंक, वो बना है। आप कन्याकुमारी वाले इलाके में जाए, वहां पर वो वोट बैंक बन गया है। इसी तरह सर समय की थोड़ा कमी है सर, आखिरी सवाल भी आपसे ले लेता हूं। आखिरी तो मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन ये वाला सवाल आखिरी ही होगा। वो ये कि अगर 2016 में जयललिता की बीमारी से मौत ना हुई होती, अगर करुणानिधि 2018 में ना मरे होते, ये दोनों जीवित होते, तो उनके रहते हुए कभी विजय जैसा अभिनेता नेता बन के इतनी सीटें ला सकता था आपके हिसाब से? अच्छा देखिए, ये तो जो हमारे क्रिकेट के कमेंटेटर हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो कहते हैं कि अगर हमारी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता। अगर आज की तारीख में जयललिता मैदान में होती, करुणानिधि मैदान में होते, तो क्या पता विजय शायद मैदान में ना आते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये दोनों भी दिग्गज अभिनेता और पटकथा लेखक बतौर राजनेता मैदान में होते, उस दौर में शायद विजय को ऐसी कामयाबी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में
अम्मा को लेकर के दीवानगी रही है। हालांकि तमिलनाडु का एक चरित्र भी रहा है कांग्रेस के अवसान के बाद, और खासकर एमजीआर के अवसान के बाद कहें तो एक बार इनको सत्ता मिलती है, दूसरी बार उनको मिलती है। सत्ता हर अल्टरनेटिव टर्म में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन यह करिश्मा भी अम्मा नहीं किया है। 2016 में उनकी सरकार वहां पर रिपीट होती है। तो इस बात की संभावना जरूर होती कि अगर आज की तारीख में अम्मा और कलेंगर होते तो शायद विजय को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.